Hello everyone, welcome you all to this once again keeping the tradition on and doing the analysis of the financial reporting paper the very same day of your exams. 5:04 में मैंने पेपर टेलीग्राम पर शेयर किया था, कुछ फीडबैक्स हमारे पास आए स्टूडेंट्स के एंड लेट्स क्विकली गो थ्रू दोस फीडबैक्स टू स्टार्ट विद और उसके बाद एक क्विक डिस्कशन करेंगे इस वीडियो का. बिफोर वी talk about this particular video, please understand this video is one meant for students of December 21 who have just given the exam and are not reasonably confident and are in some doubt कि यार मैंने क्या किया है कैसे किया है, इसलिए मैं ये देखना चाहता हूँ. Any student who has done the paper and is feeling very well and is very focused for the next exam should absolutely not watch this video. If you are a student of 22 or later attempts, you should definitely watch this video and get the feel on the very same day कि भैया पेपर में जो हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट है, हाउ डज इट फील्स, क्या लग रहा है आपको कैसा होने वाला है. चलिए तो पेपर का एनालिसिस क्या है, हाउ वाज द पेपर. लोगों ने कहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सब जगह देखा, किसी ने शेयर किया, काव्या ने बहुत अच्छा कमेंट दिया, थैंक यू वेरी मच. हाउएवर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट मी शो यू. पेपर पढ़ के सबसे पहले तो हेडिंग देखी एफएसटी, तो ऐसा लगने लगा कि यार ये एफएसटी है या फास्ट है, समझ नहीं आ रहा है क्या है. एनी विच वेज बट शायद possibly इस particular paper में there was something really big to cheer about. Paper primarily was from study material, MTP and RTP questions, absolutely no doubt about it. However, institute के study material, RTP, MTP के सारे questions को अगर हम इकट्ठा कर ले तो they may go around 1200 to 1500 questions if I include all the illustrations and examples as well. With this 1500 to 1500 plus questions, obviously you cannot cover all of these. हमने एक FR पावर बैच निकाली थी जिसमें हमने 15 लेक्चर्स प्लान करके 17 लेक्चर्स में पूरे FR को कवर किया था. एंड इन दीज 17 लेक्चर्स व्हेन वी कवर्ड द होल ऑफ FR, I had given a striker for FR power which had somewhere around 400 questions and I'm so very happy to share with all of you that 120 मार्क का पेपर out of the 124 marks of the paper is from the FR power striker. एक सुपर 100 हमने निकाली थी, कई सारे क्वेश्चंस उसमें से बैठे. कैटेगराइजेशन में ए एंड बी कैटेगरी टॉपिक से 120 मार्क का हमारा पेपर है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 124. दैट मींस द पेपर वाज प्रीटी मच फ्रॉम द प्रेडिक्टेबल पैटर्न एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मटेरियल प्राइमरली. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ what was the question and in terms of how was the analysis of the paper. Chapter wise अगर देखें तो बाजी मारी इस बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में 29 मार्क्स. अगर आपने मेरे एबीसी एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें स्पेसिफिकली कहा था कि इस बार कंसोलिडेशन में आई फील क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक छोटा 4-5 मार्क का क्वेश्चन आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से. एंड आई वाज वेरी मच होपफुल कि क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन के मे बी कोई रिवर्स एक्विजिशन या अमलगमेशन या इस तरह के कॉन्सेप्ट से आ सकता है. एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि दोस्तों जो क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन से 15 मार्क का आया दैट वाज बेसिकली अ क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन आवर मटेरियल, स्टडी मटेरियल AX लिमिटेड BX लिमिटेड, जिसकी दो वैरायटी थी. एक उसे सॉल्व करना था कॉमन कंट्रोल जैसे और दूसरा करना था एज इफ इट इज नॉट कॉमन कंट्रोल बट द बिगर कंपनी एक्वायरिंग द स्मॉलर वन, और सिर्फ वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करना था. चलिए तो बेसिकली दिस इज ऑल व्हाट वाज विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस कॉम्बिनेशन. कंसोलिडेशन का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको एनसीआई और गुडविल कैलकुलेट करना था. शेयर बेस्ड पेमेंट का कैश और इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन का क्वेश्चन व्हिच वी एक्सपेक्टेड इन द एबीसी एनालिसिस व्हिच आई शेयर्ड विद यू. 115 116 दोनों में से 10-10 मार्क के क्वेश्चन आए, वेरी मच डूएबल. वन वाज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन प्राइस रिलेटेड एंड 116 में इट वाज रिलेटिंग टू इंडेक्स रेट चेंजेस एज वेल एज चेंज इन एस्टिमेट ऑफ द लीज टर्म. जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जिसका आंसर रिवाइज किया गया था SM 2021 में, एंड ये हमारी FR पावर, FR सुपर 100 हर जगह ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था. दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम 116. 50 मार्क्स के दूसरे इंडेस आए शेड्यूल 3 या आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आया. CSR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया. टोटल अगर आप देखेंगे तो 17 क्वेश्चंस वर आस्क्ड in total in the paper and out of these 17 questions 124 marks के क्वेश्चन थे. 120 मार्क का पेपर with one optional question internally making the total weightage of 124 marks. क्विकली एक बार मैं पेपर के सारे क्वेश्चंस और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. आई होप थिंग्स आर वेल और इट इज well visible. I am not going to look at the charts, at least I would just possibly do it at the end for the sake of time, and I'll try to be very efficient in this whole discussion. चलिए, I'm just looking at the stream quality and it looks fine to me. Wonderful. सबसे पहला क्वेश्चन आपका खूफा लिमिटेड बोरोड 95 लाख. आपका ये क्वेश्चन 109 से रिलेटेड है. फाइनेंशियल लायबिलिटी मॉडिफिकेशन, लोन लिया,
अगले साल का प्रिंसिपल पे नहीं कर पाए, इंटरेस्ट पे कर दिया, स्पेसिफिकली लिखा है। गए बैंक के पास और कहा इसे मॉडिफाई कर दो। बैंक ने बोला कि अब आप रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स जो पहले प्लान्ड थी दैट यू विल हैव टू पे ऑफ इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल लिखा नहीं यहां पर, आइडियली 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखना था, पर क्योंकि EIR दिया हुआ है, वो EIR सेट तभी होगा जब आप उसे 5 इक्वल एनुअल 5 इंस्टॉलमेंट्स मानेंगे। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, अज्यूमिंग 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। सेकेंड ईयर एंड में इंटरेस्ट पे किया, प्रिंसिपल पे नहीं किया, और बोला कि भाई अब बचा हुआ पैसा हम आपको नेक्स्ट 8 इयर्स में पे करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो जाएगा। इनिशियली देयर वाज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, बट मॉडिफिकेशन पे किसी प्रकार की कोई लीगल प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं थी। क्वेश्चन सिंपल था, मॉडिफिकेशन के कंसेप्ट लगाने थे। एग्जैक्टली आपको करना ये था कि आपको सबसे पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 10.8% दिया हुआ है, इनिशियल लोन का अमाउंट आपका 95 लाख माइनस 1.80912 आएगा, उस पर आप 10.8% इंटरेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस आपका एक्चुअल पेमेंट जो होगा वो 95 लाख पे 10% 9.5 लाख होगा, प्लस इंस्टॉलमेंट 19 लाख की पे होगी, बैलेंस बचेगा। उस पर नेक्स्ट ईयर फिर आपको 10.8% से ब्याज लगाना है। एक्चुअल पेमेंट आपके इंटरेस्ट का जो होगा दैट विल बी 7.6 लाख इन द सेकेंड ईयर, क्योंकि आपका लोन उतने का ही बचा था, प्रिंसिपल इन द टर्म्स ऑफ बैंक। एंड फिर जो बैलेंस आपका बचेगा उसको अब आपको 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। नहीं, इंस्टॉलमेंट आपको 8 इक्वल बनाना पड़ेगी, 76 की जो बैंक के पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो, प्लस उसके ऊपर जो ब्याज लगते जाएगा जो हर साल कम होते जाएगा एट 15%, इससे टोटल कैश आउटफ्लो फॉर द नेक्स्ट 8 इयर्स निकालेंगे, उसको आपको डिस्काउंट करना होगा गिवन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, और वो डिस्काउंट करके फिर आपको देखना है कि जो कैरिंग अमाउंट आपकी बुक्स में आ रहा है और जो रिवाइज्ड कैश आउटफ्लो से जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है उन दोनों में जो डिफरेंस है क्या वो 10% से ज्यादा तो नहीं है। अगर वो है तो सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है। फिर उस केस में जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपने मॉडिफिकेशन किया है उसको हमें फिर हमारा बेस मानना पड़ेगा, और मानना होगा कि पुराना लोन डी रिकॉग्नाइज हो गया है और नया लोन हमने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अगर डिफरेंस 10% से ज्यादा नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आपको मानना है सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है। फिर आपके रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लोस को आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो आज आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा है उस पर लेकर आना पड़ेगा, एंड जो रिवाइज्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रहेगी उसके बेसिस पे आगे कैलकुलेशन करने, इनफैक्ट उसके बेसिस पे इंटरेस्ट बुक करना होगा। कोई गेन लॉस उस केस में बुक नहीं होगा। हम क्लास में इसे पढ़ते हैं कि सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो मान लो डी रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड लायबिलिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ न्यू, नहीं है तो ये मान लीजिए कि इट इज जस्ट अ चेंज इन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, nothing goes to your P or L. In this whole case, you were given with the discounting factors. Interestingly, इस particular question में आपको journal entries पास करने के लिए कही गई थी 3 सालों तक की, फर्स्ट सेकेंड ईयर एंड मॉडिफिकेशन के बाद के 1 साल की। अगला क्वेश्चन इंडेक्स 101 के ऊपर आया था एंड दिस वाज 8 मार्क क्वेश्चन, FR पावर की हमारी स्ट्राइकर में दिया हुआ क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन था। इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, सबसे पहले कहा गया है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल 19 है, 31 मार्च 2021 से हम पहली बार इंडेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लैंड को फेयर वैल्यू पे मेजर करें, कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछा था कि इन सबका रिजर्व्स पे और एक रिकंसिलिएशन ऑफ इक्विटी कैसे बनेगा, तो दैट इज बेसिकली व्हाट द डिस्कशन वाज। सो इन दैट सेंस ओके या so in that particular sense if you see number 1 आप फेयर वैल्यू ले सकते हैं और 95 माइनस 42.75 आपके रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा। एवरी चेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन इज डन फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ये वहां से एडजस्ट हो जाएगा। यू डोंट रियली क्रिएट अ रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर इट, दैट्स टू बी नोटेड। और इसमें डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट स्पेसिफिकली नहीं देने के लिए कहा गया था। चलिए देन आफ्टर दैट कंपनी हैज रिकॉग्नाइज प्रपोज्ड डिविडेंड, उसको रिवर्स करना है, रिजर्व्स आपके बढ़ जाएंगे। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है, ये क्वेश्चन आज सच अगर आप हमारे, तो इफ आई बेसिकली शो यू द एनालिसिस व्हाट आई हैव डन इज, आपको अगर कभी कोई पेज पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन डिटेल में देखना है तो 101 का हमारा क्वेश्चन FR पावर की जो हमारी स्ट्राइकर थी, जिसकी स्ट्राइकर की PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें माथुर लिमिटेड का 340 पे क्वेश्चन है। एक एडजस्टमेंट इसका पेज नंबर 348 पे क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड है। नॉन इंटीग्रल ऑफ ब्रांच अगर आपकी पहले थी उस पर आपने FCTR यानी कि आपने एक रिजर्व बनाया होगा, वो रिजर्व को आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये भी 2 लाख आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में चले जाएंगे। देन आपने सब्सिडी के इन्वेस्टमेंट को SFS में अगर फेयर वैल्यूएशन पे लेने की बात की दैट्स एक्सेप्टेबल, तो उसका एडजस्टमेंट होगा। एंड देन उसके बाद में आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी क्लासिफाई करना है, तो ये रिकंसिलिएशन ऑफ इक्विटी को इंपैक्ट करेगा पर रिजर्व्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा। बाकी सारे रिजर्व्स को आपको डेटा दिया था, 2 चीजें आपसे पूछी थी,
एक रिजर्व्स में क्या इंपैक्ट आएगा, तो आप टोटल रिजर्व्स में एडजस्टमेंट करके टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी होगी ये बता देंगे, और रिकंसिलिएशन में आप बताएंगे ओपनिंग कैपिटल इक्विटी कितनी थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कारण क्या चेंज हुआ, रिजर्व्स के क्या चेंज हुआ, और उससे आप रिकंसाइल करोगे इक्विटी को अंडर बोथ द थिंग्स। चलिए जी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं सन लिमिटेड मून लिमिटेड अमलगमेटेड। दिस वाज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ एएक्स लिमिटेड बीएक्स लिमिटेड। स्टडी मटेरियल में भी है ये क्वेश्चन, उसमें दो तरह से सॉल्व करने के लिए कहा गया है, कॉमन कंट्रोल हो तो क्या और नहीं है तो क्या। इसमें साफ साफ कहा गया है कि लार्जर एंटिटी विल टेक कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस लार्जर एंटिटी कैसे पता पड़ेगी, तो इट विल बी प्राइमरली बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू, बिजनेस की फेयर वैल्यू। क्योंकि मून लिमिटेड की सन से ज्यादा है तो माना जाएगा कि सन प्लस मून मिलके नई कंपनी बन रहे हैं, बट मून सन को एक्वायर कर रहा है, तो मून की सारी एसेट्स लाइबिलिटीज कैरिंग अमाउंट पे आएंगी, सन की सब कुछ हमें फेयर वैल्यू पे लेके आना पड़ेगी। गुडविल भी सन का यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा। टोटल पीसी अगर डिफाइंड नहीं है तो दोनों की शेयर कैपिटल के बराबर होता है, उसका एलोकेशन द प्रोपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू में करना पड़ेगा। नेक्स्ट, after this we had this particular question which was basically with respect to Ind AS 7. I was expecting कि Ind AS 7 का शायद इस बार क्वेश्चन आए, क्योंकि रिपीटेटिवली पूछ रहे हैं Ind AS 7 और 34, अनसरप्राइजिंगली इनफैक्ट दोनों के क्वेश्चंस रिपीट इस बार पूछे गए। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्होंने कहा कि हमने एक लैंड खरीदी और एक बेची, क्या नेट करके शो कर सकते हैं, नहीं आपको ग्रॉस करना पड़ेगा अनलेस नेट सब्सटेंस दिखाता है। इस केस में वैसा नहीं, सॉरी अनलेस बहुत लार्ज टर्नओवर्स होते हैं या आप किसी और के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो ही कैश फ्लो में नेटिंग ऑफ अलाउड है, नहीं है यहाँ पे अलाउड, आपको अलग अलग दिखाना है। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट मेथड से आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। शुरू करोगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, फिर आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड बैक कर दोगे, और उसके बाद फिर आपके करंट एसेट्स और लाइबिलिटी के जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को आप ऐड लिस्ट करके यू विल कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में अगर जाते तो वो उस इनफैक्ट इनडायरेक्ट मेथड से ही आपको पूछा है और कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस ही पूछा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो बनाने थे। 6 मार्क के लिए क्या बच्चे की जान लेंगे। ओके, दैट्स अबाउट इट। चलिए, एफआर पावर स्ट्राइकर, इट वाज रियली हेल्पफुल, थैंक यू सलोनी, थैंक्स अ लॉट। एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट बट कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल फ्रेश इन माइंड, और ये देख रहे हैं बहुत बढ़िया सर। लेंदी और एग्जॉस्टिंग था पेपर, पहला पेपर कईयों को लेंदी लगता है, इसका कारण है कई बार पेपर भी लेंदी आता है, और दूसरा हमारी थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन द स्टडी मटेरियल एफआर पावर इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो रेगुलर बैच की स्ट्राइकर है उसमें तो होगा ही होगा, क्योंकि पावर इज अ सबसेट ऑफ दैट। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने 10,200 फॉरेन करेंसी में 31 जनवरी 2020 को फंक्शनल करेंसी आईएनआर है, पर फॉरेन करेंसी में हमने एक इक्विपमेंट परचेज किया, इस दिन के स्पॉट रेट पे इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर देंगे। ईयर एंड पे इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, रिवैल्यूएशन मेथड फॉलो किया है तो इसे रिवैल्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम यह है कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन को कहना चाहिए था कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, इन्होंने नहीं कहा है, तो ये जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में सोल्यूशन दिया उसमें अज्यूम किया। इनफैक्ट अपन ने हमारे स्ट्राइकर में नोट डाला है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना होगा कि कंपनी रिवैल्यू कर रही है और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रही है, क्योंकि डेप्री का रेट इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। एंड देन पेमेंट सप्लायर को किया, उसका जो भी गेन लॉस होगा पीआरएल में जाएगा, इट विल नॉट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ योर असेट। और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट 31 मार्च 2021 यानी नेक्स्ट ईयर में सेम रही है। आपको अलग अलग डेट के रेट्स दिए हुए, लाइबिलिटी आपकी चेंज होती रहेगी, और असेट फर्स्ट ईयर एंड में फेयर वैल्यूएशन के कारण चेंज होगा, रिवैल्यूएशन गेन होगा, उसे एनआर के थ्रू रूट किया जाएगा। बट सप्लायर पे जो आपका गेन लॉस होगा दैट विल बी रूटेड थ्रू पीआरएल। 2 साल की आपको जर्नल एंट्रीज यहाँ पे देनी है, अज्यूमिंग रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। ध्यान रखना कि इसमें इंड AS 12 का भी इंपैक्ट आएगा, इन डिफर्ड टैक्स के कैलकुलेशंस का भी इंप्लीकेशन आ सकता है, क्योंकि आपको टैक्स रेट दी गई है। चलिए, देन वी हैड अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज विद रिस्पेक्ट टू इंड AS 12। मैंने कहा था कई समय से इंड AS 12 नहीं आ रहा है, इस बार एक्सपेक्टेड है। दिस क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम इंड AS 12। In this particular question, similar question was there in your study material. Once again, your striker, FR power striker everywhere. बार बार क्या वही बात बोल रहे हो सर। इसमें कहा गया है कि एक तो आपके TTD है और उसके बाद कहा गया आपके डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, पर कंपनी लॉसेज में और लग रहा है आगे भी लॉसेज में रहेगी, टैक्स रेट 20% है। तो नॉर्मली ऐसे केस में हम DTL तो बनाते हैं लेकिन DTA नहीं बनाते, बट DTL टू द एक्सटेंट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग हम क्रिएट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 124 डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब 31 पर एनम का मेरा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, जो आगे जाके रिवर्स होगा या DTL क्रिएट करेगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो दिस इज जस्ट 16 पर एनम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो उस टेक्निकल एंगल से मैं इसके ऊपर DTA क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि मेरा इससे ज्यादा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। रेफरेंस में इंड AS 12 में कहना होगा कि DTA कब बनाया जा सकता है, जब टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स की हमारी प्रोबेबिलिटी हो।
या फिर हमारे पास सफिशिएंट टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है जिसके अगेंस्ट इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। डिप्रिसिएशन के डिफरेंस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के राइट ऑफ से सेट ऑफ किया जा सकता है। इन दिस पर्टिकुलर केस क्योंकि हमारे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस ज्यादा दिख रहे हैं इसलिए ये सेट ऑफ हो पाएगा। तो हम नेट अमाउंट से DTA DTL, इनफैक्ट इस केस में DTL आएगा, बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो आपको ट्रीटमेंट डिस्कस करना है 31 मार्च 2021 पे, यू विल हैव टू अकॉर्डिंगली डू इट। दिस वाज बेसिकली योर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू 115। 20 लाख की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है और देयर इज नो चेंज इन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट। 22 लाख की आपकी फिक्स ट्रांजैक्शन प्राइस है लेकिन इसके अलावा आपको इंसेंटिव फीस दी गई है। सेम क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल / RTP MTP में आपकी स्ट्राइकर पावर में भी है। वहां पे आई थिंक फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 22 लाख दिया हुआ है, वहां पे 1 मिलियन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कहा गया है, आपकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, आपने अगर टाइम पर काम कर दिया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। एंटिटी को लगता है कि या तो ये होगा या ये होगा, और बाइनरी आउटकम में नॉर्मली हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम लेते हैं। तो शुरू के 3 सालों तक उनको लग रहा था कि हमें ये इंसेंटिव मिलेगा, तो आपको शुरू के 3 सालों तक ट्रांजैक्शन प्राइस 22 लाख प्लस 2,22,000 कर देनी है। 4th ईयर में एस्टिमेट चेंज हो गया तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे चेंज होगा, तो आप 4th ईयर में मानेंगे आपका टोटल रेवेन्यू इज 5,50,000 रुपीज, और 5,50,000 रुपीज आप ऐड करेंगे टोटल रेवेन्यू किसमें, 22 लाख में, तो टोटल कंसिडरेशन हो जाएगा 27,50,000। आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड आप इसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां तक टोटल परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के बेसिस पे देन यू विल कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू। इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन दिया है उसमें रेवेन्यू, और क्वेश्चन में भी यहाँ पे कहा गया है कि आप पर एनम का रेवेन्यू अलग निकालो और चेंज इन एस्टिमेट के कारण अलग से कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो निकालें। तो 4th ईयर में आप क्या करेंगे, चारों साल में जो टोटल परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ है वो इनटू जो अब आपको लग रहा है एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा विच इज 3,30,000, उसका आप एडिशनल रेवेन्यू बुक करोगे। द लॉजिक इज जब भी आपका चेंज इन एस्टिमेट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस होता है तो उस केस में आप क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे, एज इन पिछले को रीस्टेट करने की बजाय ये सोच के कि आज टोटल रेवेन्यू, आज कितना वर्क कंप्लीटेड है, कितना बुक हो जाना था, कितना बुक कर दिया, उतना एडिशनली और रिकॉग्नाइज कर देते हैं, वो लॉजिक से आपको बुक करना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली व्हाट द लॉजिक इज विद रिस्पेक्ट टू चलिए ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, और फिर उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, कोई भाई साहब नाराज हो रहे हैं, कई बार मुझे मिलती है, बट नेवरदलेस this I know helps certain set of people and that is why I say it is relevant for only this set of people. चलिए, ये हमारा डिस्कशन हो गया। नाउ इसके बाद में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज क्वेश्चन नंबर 4A। 4A किसके ऊपर था, ये हमारा क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ मशीन जेसन लिमिटेड 1/1/2018, टर्म 6 years, फर्दर 2 years। कैलेंडर ईयर अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। एनुअल पेमेंट और रिन्यूअल पेमेंट आपको दिया हुआ है, पहले सोचा था हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे, बाद में फिर इसका रिन्यूअल का हमारा चांस बना, क्यों, क्योंकि हमने कोई सब्सटैंशियल लीज एडिशंस किए हैं जिससे लग रहा है कि हम रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। हैविंग सेड दिस, व्हाट वी विल हैव टू डू इज, पहले हम रिन्यूअल टर्म कंसीडर नहीं करते हुए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और 2 साल बाद जब हमारा इंटेंशन चेंज होगा तब वहां पे आपको नया इंडेक्स रेट भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे रूल ये होता है कि अगर इंडेक्स रेट चेंज होने के कारण आपका कोई भी चेंज होता है लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज एसेट में, तो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज नहीं करते हो। लेकिन अगर आपका एस्टिमेट ऑफ लीज लाइफ चेंज होता है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट कंसीडर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें सेम डेट पर हुई है, तो आप इफेक्टिवली उसको अलग अलग सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप एज एन इंडेक्स रेट चेंज विद ओल्ड फैक्टर, और फिर रिवाइज रेंट एंड रिवाइज लाइफ विद न्यू फैक्टर। Ultimately, in both the cases, जो भी difference होगा that gets adjusted from right of use asset and the lease liability. Nothing goes to puerile in that sense. तो इसके लिए आप सॉल्व करने के इसके 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। अल्टीमेटली आपको नया डिस्काउंटिंग फैक्टर जब चेंज हुआ है तब यूज करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन था 102 से रिलेटेड, जिसमें आपको कैश और इक्विटी ऑल्टरनेटिव दिया गया था। इसमें आप नॉर्मली देखोगे क्या कि इनिशियल डेट पे ग्रांट
डेट फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स विद रिस्ट्रिक्शन। तो ये इक्विटी सेटल के लिए रेलेवेंट है एंड दिस इज फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन, राइट। इन दोनों के बेसिस पे आप प्रोविजन निकालोगे। इक्विटी सेटल का अगर कैश से ज्यादा है तो उसका इंक्रीमेंटल जो अमाउंट है उसको ओवर द वेस्टिंग पीरियड आप इक्वली एक्सपेंस बुक करोगे एंड यू विल क्रिएट इट इन एसबीपी रिजर्व। बाकी आप ये मानोगे कि ये पूरा क्वेश्चन स्टॉक अप्रिसिएशन राइट का सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसमें आखिरी में कैश ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है तो एसबीपी रिजर्व का बैलेंस आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, पीआरएल से तब रूट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फार्मा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग सर्जिकल आइटम्स, इट हैज शोन अ प्रॉफिट ऑफ 50 लाख इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021। Now this was question of Ind AS 34 and this is one particular standard जो repetitively पूछा जा रहा था, तो I was thinking कि ये शायद इस बार नहीं आएगा, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया। हमारी एफआर पावर की स्ट्राइकर में ये पहला क्वेश्चन है, हालांकि फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। कुछ भी करना नहीं है आपको, एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, कौन से प्रॉफिट इस साल में एडजस्ट करना है या माइनस एड बैक करने हैं, उससे रिलेटेड है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी विल डू इज फार्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चर सर्जिकल आइटम शोन एट नेट प्रॉफिट 50 लाख सेकंड क्वार्टर के लिए। 260 की बैड डेट इनकर हुई थी इस क्वार्टर में। 40% बैड डेट्स हमने डेफर कर दी है टू द नेक्स्ट क्वार्टर। जो नहीं कर सकते हो तो पूरी आपको इस साल बुक करना पड़े, इस क्वार्टर में बुक करना पड़ेगी, तो 40% भी और माइनस कर दो। एडिशनल डेप्री 520 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ डेप्री, दिस इज चेंज इन एस्टिमेट, और चेंज इन एस्टिमेट है तो इसको इस पर्टिकुलर में आपने बुक किया है तो गलत नहीं है, क्योंकि उसे आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पे इन द क्वार्टर ऑफ चेंज इन एस्टिमेट बुक करना होता है, तो वो सही है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। एक्सेप्शनल लॉस हुआ है सेकंड क्वार्टर में, 60% डेफर हुआ है, नहीं चलेगा, तो वो 60% इस क्वार्टर में और माइनस करेंगे। 470 सेल्स एक्सपेंस सेकंड क्वार्टर इज डेफर्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट थर्ड क्वार्टर विल हैव मोर सेल, therefore should be debited with higher expense, ऐसा नहीं चलेगा, तो in this particular case you will have to adjust that in this quarter as well। Then this was 113 related question। इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी हुई है और उनको दोनों को आपको एक वेट देके एक एवरेज फेयर वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में था, आई डोंट थिंक किसी ने चूज किया होगा करने के लिए। मार्केट वैल्यू अप्रोच से ये वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं। इनकम अप्रोच से क्या होता है, जो फ्यूचर में इनकम होगी उसके बेसिस पे वैल्यू निकलती है, तो ईयर जीरो के कैश फ्लोज और एडजस्ट करना पड़ते हैं, तो उसमें आपको ये माइनस और ये प्लस करना होगा। एंड फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस असेट्स एंड लायबिलिटी, एज इन ये मान रहे हैं कि इसके बिना भी ये आइडल असेट्स और लायबिलिटी है, तो इससे वैल्यू निकलेगी। फिर इसको आपको एक रेशियो दिया हुआ है कि आपको 7 मार्केट बेस से और इनकम बेस से जो आपकी वैल्यू निकल रही है उसको इंटू 3 देना है, तो आप इससे वैल्यू इनफैक्ट दोनों की वैल्यू पर शेयर निकाल के ये रेशियो से वेटेड एवरेज निकाल लीजिए, वो आपकी फेयर वैल्यू होगी इफ यू प्लान टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन दिस इज वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आरटीपी और एमटीपी में ये क्वेश्चन है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी को 10 लाख का लोन दिया है, रीपेबल ऑन डिमांड है, तो उसे 10 लाख में बुक करना है। होल्डिंग सब्सिडरी दोनों की बुक्स में एंड कंसोलिडेटेड में सेट ऑफ हो जाएगा। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर केस में ऑफसेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लोन इज रीपेबल आफ्टर 3 years, करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% फॉर बोथ। तो इस केस में आपको मानना होगा कि 3 साल में रीपेबल है, तो 3 साल बाद मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप में इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो 25 लाख आफ्टर 3 years, तो उसको 12% से डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकल गई, वो 25 से कम आएगी। डिफरेंस पेरेंट मानेगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ सब्सिडी, और सब्सिडी मानेगी इट इज अ इक्विटी, तो वो इक्विटी में क्रेडिट कर देगी। और फिर उसके बाद 12% पेरेंट इनकम बुक करते जाएगा इंटरेस्ट की, और सब्सिडी एक्सपेंस बुक करती जाएगी। ऐसी 3 साल की आपको जर्नल एंट्रीज देना पड़ेगी, ताकि आपका लोन इफेक्टिवली 25 पे आ जाएगा 3 साल बाद, एंड देन उस पर रीपे हो जाएगा। इसके बाद बोला है व्हेन यू हैव फंड्स टू रीपे द लोन, तो फंड्स टू रीपे का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको इस केस में अज्यूम करना पड़ेगा कि क्या एंटिसिपेशन है, कब तक पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, ऐसा आपको थियोरेटिकली समझाना है और बोलना है कि अगर एंटिसिपेशन हमारा 3 साल का ही है, तो जैसा हमने बी में किया है सेम वैसी एंट्रीज हमको यहाँ पे करना पड़ेगी। एंड प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये यूज करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा अपने आप में देखा जाए तो दिस इज नॉट वन ऑफ दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज देयर एग्जैक्टली सिमिलरली इन द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल और ऑल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डर जरूर है इससे रिलेटेड। एफआर पावर में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, सिमिलर टू इट। इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस, okay, so what happens in this particular case is आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, डक लिमिटेड एंड स्वान लिमिटेड। सॉरी, एक क्वेश्चन है जिसमें दो कंपनी है, डक लिमिटेड एंड स्वान लिमिटेड। आपको बोला है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस आपको डक लिमिटेड का निकालना है, तो इसका बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों निकालना है। और स्वान लिमिटेड का आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, एज इन बेसिक ईपीएस निकालने की जरूरत नहीं है। तो नाउ इन दिस केस एक चीज समझना, स्वान लिमिटेड और डक लिमिटेड दोनों में कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन दोनों है, और जब ऐसा होता है तो 3 ईपीएस निकलते हैं, बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों, एक कंटिन्यूइंग से, एक डिसकंटिन्यूड से और एक ऑल ऑपरेशन से। तो कंटिन्यूइंग में आप 2,52,000 ले लेंगे। बेसिक ईपीएस अगर आपको निकालना है तो डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। डिसकंटिन्यूड के केस में 420 डिवाइडेड बाय 80, और टोटल ऑपरेशंस में 168 माइनस 80 ये करके निकाल देंगे। इससे बेसिक ईपीएस आ जाएगा। डाइल्यूटेड ईपीएस में आपके
क्योंकि इंक्रीमेंटल शेयर से डिनोमिनेटर पे इंपैक्ट आएगा, न्यूमरेटर में नहीं, 16,000 बढ़ा के आप ऐड कर देंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि 16,000 को कंसिडर करें या ना करें। तो डाइल्यूटिव ईपीएस निकालते समय एक रूल होता है जो कहता है कि इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस any potential ordinary share will be treated as dilutive only if it is diluting the earning per share from continuing ordinary operations। क्योंकि इसके प्रॉफिट्स हैं इसलिए यहां पे डाइल्यूशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर में बढ़ने से प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन पर शेयर कम होगा। पर क्योंकि ये लॉसेस है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, भले ही ऑल ऑपरेशन में प्रॉफिट है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के प्रॉफिट डिनोमिनेटर बढ़ने से लॉसेस हैं तो लॉसेस कम होंगे, और लॉस पर शेयर कम होना यानी डाइल्यूशन नहीं, एंटी डाइल्यूशन है। तो हमें कहना होगा कि स्वान का ये बेसिक ईपीएस है, इसी को डाइल्यूटेड की तरह डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकलता है जब लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होता है कंपनी में। वी आर डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द क्लास ऑल्सो। मैंने बोला था आपको सिटी बैंक के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ऑप्शंस एंटी डाइल्यूटिव हो सकते हैं। दैट इज बेसिकली अ केस वेयर कंपनी हैज लॉसेस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। चलिए, देन पीक्यूआर लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए पीपी यूज कर रहा था और उसने एक ऑफिस बिल्डिंग को लीज कर दिया थर्ड पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो खुद कोई नई बिल्डिंग में रिलोकेट हो गया। तो क्या पीपी को रिक्लासिफाई कर सकते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? तो अब इंटेंशन बेस नहीं हो सकता है, पर यूज चेंज हुआ है तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ यूज चेंज हो गया है इसलिए आप इसको रिक्लासिफाई कर सकते हो और कैरिंग अमाउंट पे रिक्लासिफाई होगा। इन्होंने पूछा है कि ऐसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, तो आप बोल सकते हो इंडिया 8 का क्वेश्चन है या 40 का है, पर उसमें कहा गया है कि रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग 40 में कैरिंग अमाउंट पर करी जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल का है। सिंपली जैसा इंटरेस्ट फ्री लोन की अकाउंटिंग है, सेम वैसी अकाउंटिंग यहाँ पे होगी। 5 साल का लीज पीरियड है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 लाख का है और इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो आपको 20 लाख को इससे डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो 20 लाख से कम आएगी, डिफरेंस को प्रीपेड रेंटल मानना है और उसको आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। मार्केट रेट 9% दिया हुआ है और उसी की ये फैक्टर दिया हुआ है, उसको यूज करके सॉल्व कर लीजिएगा। One of the very common questions of Indias 2 and very much asked, joint product और by product costing. I am sure you will be able to do it directly. इसमें बस by product में आपको ध्यान रखना है 8,000 इंटू प्राइस दी हुई है 10 माइनस प्रोसेसिंग चार्जेस और पैकिंग चार्जेस, जो नेट अमाउंट है उसे NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट मानेंगे, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको कम कर देनी है। चलिए, और ये आखिरी क्वेश्चन आपका कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, अलग अलग 4 केसेस दिए हुए हैं, सब में कितने ओन्ड है, एक बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, गुडविल कैपिटल रिजर्व और एनसीआई कैसे कैलकुलेट होगी पीएसएनए मेथड से। द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर analysis was just in case you have any doubts with particular question which is not helping you to kind of concentrate on your next papers. You can just kind of listen to this and do this complete, else आपका पेपर पूरा complete हो जाए, उसके बाद इच्छा हो तो देखना, otherwise मत देखना, कोई जरूरत नहीं है। This is what I told in the beginning also, but जिनके भी attempt 22 और उसके आगे के हैं, they should definitely look at this particular revision because उससे आपको एक न समझ में आएगी कि इंस्टीट्यूट किस तरह के पेपर पूछ रहा है। पेपर was very much doable, could be termed as a little lengthy, but definitely from study material, RTP and MTP questions। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, और जब आपकी जरूरत हो उस समय जरूरत अनुसार इस वीडियो को देखिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्स। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।